हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 6वें एपिसोड पर। और 6वां एपिसोड जो है वह किस महीने पर आधारित है? नवंबर 2022 की पर्यावरण से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों पर। ये वो खबरें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत सारी उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक करके। सबसे पहली खबर है हमारी, गैंडों के सींगों में संकुचन, यानी कि राइनो के सींगों में संकुचन। एक रिपोर्ट आई है जिससे यह पता चला है कि उनकी सींगों में संकुचन आ रहा है, यानी कि छोटी होती जा रही है। रिपोर्ट है नीदरलैंड स्थित राइनो रिसर्च सेंटर यानी कि RRC द्वारा निर्मित चित्रों के भंडार पर। किस प्रकार के चित्र हैं? बहुत सारे, 5 शताब्दियों से भी अधिक समय तक के चित्र उसमें लिए गए हैं। जो पहले के राइनो थे, अभी के राइनो थे, उनमें परिवर्तन क्या आया है वह चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश हुई। जो सींगों का आकार संकुचित होता जा रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसे माना गया है? शिकार को, कि उनका शिकार लगातार होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा था? इतने पिछले कुछ सैकड़ों सालों में ज्यादा हुआ, उसके होने की वजह थी उसका उपयोग, उसके सींगों का उपयोग, उसके शरीर में और सारी चीजों का उपयोग अलग अलग तरीके से हो रहा था। लेकिन सींगों के लिए स्पेशली जो दबाव था उन जानवरों के ऊपर शिकार का, उससे उनकी सींगें छोटी होने लगी समय के साथ। अब देखिए यहां पे एक बात आती है, किस प्रकार के राइनो की, यानी कि किस प्रकार के गैंडे की, क्योंकि जो गैंडे हैं वो 5 उनकी कुल प्रजातियां हैं। तो उन 5 में से किसकी बात हो रही है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त सुमात्रन राइनो में सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक है। याद रखिएगा, सुमात्रन राइनो में, ठीक है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है IUCN की लिस्ट में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब देखिए, और अफ्रीका का जो सफेद गैंडा है उसमें सबसे कम गिरावट आई है, यानी कि सींग की जो लंबाई है कम होने में सबसे कम किसकी गिरावट है? वह है सफेद गैंडे। अब देखिए आगे की बात, हम जान लेते हैं भारत के गैंडे के बारे में। भारतीय गैंडे के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है, क्योंकि भारतीय गैंडे जितने भी हैं सब में एक सींग है। उनकी पहचान भी इसी नाम से बनी हुई है, भारतीय गैंडा, यानी कि एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। एकल काले सींग और त्वचा की विभिन्न परतें होती हैं। किस प्रकार की होती है? खासकर भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है ये उन्हें। इनका भोजन क्या है? शाकाहारी किस्म के हैं, पत्तियां खा रहे हैं, शाखाएं खा रहे हैं, जलीय पौधों से युक्त आहार ले रहे हैं, झाड़ियां, पत्तियां, यही सब उनका आहार है। अब देखिए संरक्षण की स्थिति इनकी क्या है। संरक्षण की स्थिति देखिए, IUCN के रेड लिस्ट में भारत के मामले में क्या है? सुभेद वल्नरेबल, एक सींग वाला गैंडा वल्नरेबल है। साइट्स में परिशिष्ट 1 में है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जो कि व्यापार किए जाने के कारण उन्हें और खतरा हो सकता है, ठीक है। अब ये साइट्स क्या है? इस साइट्स के बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया था, अभी आज फिर थोड़ा सा आगे जाके अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची ए, यानी कि इसके संरक्षण के लिए सबसे बेहतर प्रयास किया जा रहा है। जितने भी वन्यजीव हैं, अगर कोई वन्यजीव अनुसूची 1 में है, यानी कि उसके संरक्षण से कहीं समझौता होता हुआ दिखेगा, तो उससे सजा का प्रावधान भी मौजूद है। आगे देखिए, आगे की बात है, भारत में इनका आवास, यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम तक सीमित है। मुख्य रूप से यह असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर है, संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रमुख जो है ये ऊपर वाली बात जो मैंने आपसे बताई, इसको लेते हुए चलिएगा। असम में 4 संरक्षित क्षेत्र, देखिए कौन कौन से हैं, इन्हें मुख्य रूप से याद रखिएगा। ऊपर की ये बात जरूर ध्यान रखनी है और ये बात जरूर ध्यान रखनी है। असम में 4 संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? पिबतोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा कहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की बात, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में, हाल ही मतलब नवंबर महीने करंट अफेयर है, तो 3 नवंबर से मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा।
कब मनाया जाएगा? 3 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा। अब यह परंपरा शुरू हो चुकी है 2022 से। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, अब इसमें बात आती है कि यह जो है यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया जाता है। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, मुख्य बात यह है। सबसे पहले समझ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। मुख्य रूप से एक ऐसा क्षेत्र होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि मानव भी इस धरती पर रह सके और प्रकृति भी अपने तरीके से, जिस तरह से प्रकृति को होना चाहिए वैसे रह सके, मानव से सुरक्षित रह सके। तो ऐसे ही एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। और यहां पर इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हो जहां पर आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला के सारे जीव लगभग मौजूद हो, ऊपर तक की जितने भी श्रृंखला में होने चाहिए जीव, वे सारे के सारे उस जगह पे मौजूद हो। इस बात का ध्यान रखते हुए ही बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय स्तर पर देखो सरकार द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन बात आती है जैसे कि राज्य जो होते हैं, तो राज्यों के पास कि वह राज्य के अंदर ही है, तो जिस राज्य में भी जो भी है संप्रभु अधिकार उस राज्य का होगा। लेकिन घोषित कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अभी क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी एक अलग सूची बनती है। वह कहां बनती है और वह किस प्रकार से अलग है, आगे उसे भी देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना को समझ लीजिए। 3 क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से। वो तीनों क्षेत्रों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले एक फोटो देख लीजिए। ये आपको 3 क्षेत्र, ये बीच में है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद सबसे बाहरी ये। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे अंदर का क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कैसे? फिर से देखिए, कोर क्षेत्र जिसे हम सबसे अंदर का क्षेत्र कह रहे हैं, स्थानिक पौधे और जानवर इस क्षेत्र यहां पर मौजूद रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रहे, सिर्फ स्थानिक पौधे और जानवर। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रिया तो हो सकती है जो प्राकृतिक क्रियाएं वन जीवों को प्रभावित ना कर रही हो, इस बात का तो विशेष ध्यान रखा ही जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक और बात आती है कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसमें ज्यादातर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित विनियमित राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य शामिल होते हैं। मतलब ये अमूमन ऐसी जगह होती है जो कि इस अधिनियम के तहत, वन्यजीव अधिनियम के तहत जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, उन्हीं के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, उन्हीं में यह मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे दूसरा जो जोन होता है वह बफर जोन होता है। अब बफर जोन से क्या मतलब है? जो बीच का जोन होता है, आप उसी प्रकार से इसको देखिए। यह यहाँ पे जो कार्य होता है पूर्णतया नियंत्रित और गैर विध्वंसक होता है, ठीक है। और यह जो कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो नियंत्रित कार्य होता है वो नियंत्रित कार्य क्या है? नियंत्रित कार्य का मतलब यहाँ पर्यटन से है, उसके अलावा मछली पकड़ने से है, चराई से है। मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है और संक्रमण की तुलना में कम। संक्रमण क्षेत्र कौन सा है? जो सबसे बाहरी वाली लेयर थी वो थी। तो इसमें यहां मानव का प्रवेश बीच का है, यानी कि संक्रमण की तुलना में क्या है? कम है, लेकिन कोर की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह पर लगभग कोई भी जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो जो नियम बनाए गए हैं उसे कोई तोड़ रहा हो। लेकिन कोर क्षेत्र में ऐसे कोई नहीं जा सकता, ठीक है। आगे देखिए, संक्रमण क्षेत्र की जो बात की, सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है यह सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव किए जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे बस्तियां भी हो जाएंगी, मानव की मिल जाएंगी, यहाँ पे फसलें होंगी यानी कि कृषि भी हो रही होगी अच्छी तरीके से, मनोरंजन के लिए क्षेत्र भी यहाँ मौजूद होगा, जंगल होंगे जो प्रतिबंधित होंगे जिन्हें कोई काट नहीं सकता होगा, आर्थिक उपयोग क्षेत्र यहाँ शामिल होंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो है मानव की जो गतिविधि है सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है और सबसे कम कोर क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत सरकार ने घोषित किए हैं। आप ये सारे नाम देख सकते हैं, आपके सामने है। अब ये 18 में से 18 के 18 अंतरराष्ट्रीय जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। किस प्रोग्राम के तहत वह सूची बनती है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यह वो प्रोग्राम है जो यह दिखाता है किस प्रकार से किसी देश की सरकार द्वारा तय किए गए बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग सूची में दिखेंगे
और इस प्रोग्राम के तहत जो सूची बनती है वो अलग होती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ तय किए जाते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के वे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इस प्रोग्राम के तहत शामिल हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि यहां पर कुल जितने भी हैं वह वही होंगे जो सरकार ने तय किए थे। जैसे कि 18 सरकार ने भारत में तय किए हैं, तो उसमें से 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रोग्राम के तहत शामिल है। तो आपको याद रखना होगा कि शुरुआत कब हुई थी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 1971 से, और इस प्रोग्राम का संबंध किससे है। ठीक है, आगे देखिए, जो 12 हैं उनकी लिस्ट भी है, जो 18 थे उनकी लिस्ट भी है। जो लेटेस्ट था यहाँ पे 12वां मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व था, 2020 में यह तय हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 12 और वो 18 दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि उनको तय करने वाले जो संस्था है दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इस बात के लिए संकोच मत करिएगा कि आपको कंटेंट जल्दी आगे बढ़ गया, आप 12 वो नाम नहीं देख पाए, 18 नाम नहीं देख पाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वहां पर इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। पिछले सारे एपिसोड की भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो अब आगे देखते हैं, यह भारत के नक्शे पर जितने भी प्रमुख हैं वह आपको दिखाई दे रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देखिए, मुख्य रूप से आपको यहां पर अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं, उसके बाद मध्य में भी दिख रहे हैं, उसके बाद पश्चिम में एक आपको कौन सा दिख रहा है, कच्छ गुजरात का, दक्षिण भारत में भी यहाँ आपको दिख रहे हैं, और उसके अलावा अंडमान निकोबार में भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि कुछ झूठी बात बता रहा है, यानी कि एक भ्रामक विज्ञापन की तरह है। क्या है वो भ्रामक विज्ञापन? वो इस तरह से है, मान लीजिए कोई उत्पाद तैयार होता है और उस उत्पाद में यह बात लिखी रहती है कि इस उत्पाद को तैयार करने में हमने पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जैसे कि उसने यह कह दिया कि हमने कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं किया, हमने पर्यावरण को प्रभावित किए बिना ही इस उत्पाद को तैयार किया है। इस प्रकार का कोई भ्रामक विज्ञापन देता है तो उसे हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ऐसे में देखिए होता यह है, ग्रीन वॉशिंग में किसी ने यह बात कह दी, अपना भ्रामक विज्ञापन कर दिया। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा हो, जिसके बनने पर जब वे लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट तो बिक जाता है, लेकिन पर्यावरण को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। अपने आप में यह एक भ्रामक बात भी हो जाती है कि पर्यावरण के लिए उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो इस ग्रीन वॉशिंग के लिए बात कही है किसने? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कही है। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी के कौन है, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए। अब इन्होंने कहा है कि ग्रीन वॉशिंग की जो प्रथा चल रही है, बहुत सारी कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही है, उसे बंद कर दिया जाए। 1 साल का समय दिया है बंद करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक विशेषज्ञ समूह गठित होगा जो यह देखेगा कौन यह कार्य कर रहा है। उसके बाद उचित कदम क्या उठाए जा सकते हैं वह आगे की बात होगी। परिचय समझ लीजिए, 1986 में ग्रीन वॉश, यह जो शब्द है ग्रीन वॉशिंग का, यह सामने आया, जिसमें यह बात बताई गई कि देखिए किस प्रकार से भ्रामक और संदिग्ध विज्ञापन किए जाते हैं, जो कि अपनी छवि को तो वो बेहतर कर लेते हैं लेकिन पर्यावरण की बेहतरी के लिए वे कोई कार्य नहीं करते हैं। यही बात आगे समझिए। आगे, भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, यह भी प्रकृति के बेहतरी के लिए एक ऐसा बॉन्ड जारी करने की बात कही गई है जिससे कि प्रकृति के बेहतरी के लिए कोई कार्य होगा। कैसे वह कार्य होगा? कार्य इस प्रकार से होगा कि इस बॉन्ड के तहत जो पैसे आएंगे, जो धन आएगा, उससे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा। इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन पर लगाया जा सकता है निवेश, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा रहा है। और सबसे पहले अभी हाल ही में कुछ समय पहले आरबीआई ने यह ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी कौन किया है? अभी आरबीआई भारत में जारी किया है। ठीक है, भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद यह जारी भी हो चुका है। अब बात आती है कि यह हरित परियोजनाओं के लिए है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हरित परियोजनाएं क्या है, जो मैंने आपको बताया, जिससे कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन ना होता हो। अब आगे देखिए, ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु होते हैं। समझ गए आप? अब देखिए, इन परियोजनाओं में क्या वही बात जो मैंने आपसे कही, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक है,
अब आगे की बात आती है इसमें अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को समझ लीजिए, इसे हम धरती का फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दुनिया में 5 लोग हैं, तो 5 में से एक व्यक्ति को यहीं से सांस मिल रही है, मतलब इतनी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है कि दुनिया के हर 5 में से एक व्यक्ति के पास ऑक्सीजन कहां से आ रही है, अमेजन वर्षावन से आ रही है। अब आगे देखिए, विश्व वन्य जीव कोष WWF की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ बात कही गई है। रिपोर्ट क्या है, लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्षावन, यह जो अमेजन वर्षावन है कहां पर है, किस महाद्वीप में, बताइएगा, नहीं तो आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। 35% हिस्सा जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अपने आप में देखा जाए तो 1/3 से भी अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका है। यह रिपोर्ट कहां प्रकाशित हुई, जो मिस्र का शर्म अल शेख है, जहां पर UNFCCC की जो COP27 की बैठक, उस COP27 के दौरान यह बात रिपोर्ट सामने आई। तो अब जान लेते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। जो प्रमुख बात थी कि 35% पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जबकि 18% को अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया गया है। अब देखिए, 35 नष्ट, 18 में हम कुछ अन्य उद्देश्य के लिए, कुछ अन्य वहां योजनाएं चल रही हैं, कोई भी कार्य चल रहा होगा, खनन का चल रहा होगा, जिसकी वजह से पेड़ भी कट रहे होंगे, वो अलग है। तो अपने आप में तो आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा वर्षावन तबाह होने की कगार पर है। और यह अगर सिलसिला चलता रहा तो हम ऐसे नुकसान तक पहुंच जाएंगे जिसकी भरपाई नहीं होगी। वनों की कटाई, अग्निक्षरण, ये सब कारण बन रहे हैं किस प्रकार से। साथ में यहाँ पे एक बात और लिखनी होगी, जो प्रोजेक्ट बहुत सारे वहां पे सरकारों के द्वारा भी दे दिए जाते हैं कभी कभी। उसके बाद देखिए, सतही जल समाप्त हो गया है वहां पे, नदियां लगातार सूखी जा रही हैं, और यह वैसी ही क्षति है जिसे हम दोबारा से पहले की तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां पर जैसे कि 600 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, कहने को तो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, लेकिन वर्षावनों का इससे नुकसान भी हो रहा है। अब इस रिपोर्ट की बात को जानने के बाद हमें जानना जरूरी हो जाता है अमेजन वर्षावन के बारे में, वह कहां पर है यह जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जानिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन से क्या मतलब है, उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर, 28 डिग्री के भीतर मतलब यह हो गई आपकी धरती, यह हो गई विषुवत रेखा, ये 28, ये 28, और इसके बीच में अगर कहीं कोई वन है तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहेंगे। तापमान समान रूप से उच्च होता है, यहाँ पे 20 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जानना होगा किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका जो है उसके उत्तर में है, इस बात को समझिएगा। अभी नक्शे में आपको दिखाता भी हूं, ये देखिए, यह जो आपका दक्षिण अमेरिका है इसके उत्तर में आपको मिल जाएगा। अब इसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे एक बात और मौजूद है कि कौन सी यहाँ की प्रमुख नदी है, अमेजन नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है, और उनकी सहायक नदियों का भी एक तंत्र यहाँ पे मौजूद है। अब इस तरह के वन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन है, अलग अलग जगहों पर भी मिलेंगे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों पर भी इस प्रकार के वन मिल जाएंगे। अब देखिए, जो इसकी अवस्थिति की बात की, ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40%, यानी कि मुख्य रूप से ब्राजील में इसका एक मोटा हिस्सा दिखाई देता है। उसके बाद उत्तर में गुयाना हाईलैंड है, पश्चिम में एंडीज पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके पूर्व में क्या है, पूर्व में है अटलांटिक ओशियन। अब इसके दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी अवस्थिति आपको समझ में आ गई। अगली खबर है रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। रेड क्राउन रूफ टर्टल कहां का है, टर्टल है भारत का है। भारत इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि इनकी संख्या अब कम होती जा रही है। तो इसी चिंता की वजह से यह चर्चा में है, और चर्चा में होने की और बड़ी वजह कि भारत ने पनामा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइट्स, यह नाम आपने सुना होगा, कि 19वें सम्मेलन में रेड क्राउन रूफ टर्टल की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव क्या रखा है कि परिशिष्ट 2 में है तो परिशिष्ट 1 में ले आया जाए।
अब परिशिष्ट 2 में है और 1 में ले आ जाइए। परिशिष्ट क्या है, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा इसी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में, विस्तार से आप आगे भी देख लीजिएगा। अब देखिए, साइट्स द्वारा कवर की जाने वाली प्रजातियों की सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार 3 परिशिष्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, साइट्स अपने आप में एक ऐसा समझौता है जिस पर बहुत सारे देशों ने साइन किया है, और यह जो है तय करता है कि किस प्रकार के जीवों का व्यापार आपस में होना चाहिए, दुनिया के एक देश से दूसरे देश में उसको नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो 3 परिशिष्ट है। पहले परिशिष्ट में विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को शामिल किया जाता है। जो विलुप्त होने खतरे में है उनका व्यापार करना इतना आसान है, नहीं हो सकता। 2 में देखें, परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां शामिल है जो विलुप्त के कगार में नहीं है, जहां व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है। यहां पर व्यापार को नियंत्रित किया जा रहा है, विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, आगे हो भी सकती है। तीसरे में ऐसी प्रजातियां शामिल जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं, जिसने व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए अन्य साइड पार्टियों से सुझाव लिया है। एक देश में यह क्या है, संरक्षित है। तो 2 और 3 में मोटा अंतर यही है, लेकिन 1 में साफ साफ क्या है, विलुप्त होने का खतरा इन पर है। आगे देखिए, रेड क्राउन रूफ टर्टल को थोड़ी सी पहचान लेते हैं। फोटो से तो आप पहचान गए, लेकिन परीक्षा में फोटो देख के आपको नहीं पहचानना होगा। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम देखना होगा, बाटागुर कचुगा। ठीक है, सामान्य नाम क्या है, बंगाल रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल। हम भारत में इस नाम से इसे जानते हैं। रेड क्राउन रूफ टर्टल भारत के कितने स्थानिक 24 प्रजातियों में से एक है। अब देखिए, इसके चेहरे के आसपास कुछ निशान होते हैं। गर्दन पर लाल, पीले, सफेद एवं नीले चमकीले रंग उनकी विशेषता है, लेकिन ये नर की बात हो रही है, यह बात भी याद रखिएगा। आगे देखिए, वितरण की बात करें तो मीठे पानी में पाए जाने वाली कछुए की प्रजाति है जो गहरी बहने वाली नदियों में पाई जाती है। रेड क्राउन रूफ टर्टल कछुआ भारत, बांग्लादेश और नेपाल 3 देशों में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से यह भारत में आपको दिख रहा है, उसके बाद बांग्लादेश में, फिर नेपाल में। ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति भारत बांग्लादेश के दोनों में जो गंगा नदी बेसिन है वहां पर देखने को मिल जाती है, जहां पे वो शेयर करता है भारत और बांग्लादेश दोनों उस एक क्षेत्र को। यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाई जाती है। वर्तमान में कितने, जो चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य है उस जगह पर सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। वह क्षेत्र भी इनके लिए अब खतरे की घंटी वहां पर भी इनके लिए बच चुकी है। बहुत सारे जो हाइड्रो वाले प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनकी वजह से, प्लस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वहां पे प्रदूषण हो रहा है नदियों में, उसकी वजह से, जो खनन कार्य हो रहा है उसकी वजह से वहां पर उनको भोजन नहीं मिल पाता है, जो जल के किनारे का क्षेत्र होता है तलछट के आसपास का, इस वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। आगे की बात आती है, सुरक्षा की स्थिति देख लेते हैं इनकी। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में रेड लिस्ट में क्या बात कह रहा है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनकी हालत काफी खस्ता है। और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें अनुसूची 1 में है, यानी कि इनकी सुरक्षा का सबसे बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। और साइट्स के परिशिष्ट 2 में है, जहां पे इसे 1 में लाने की बात कही गई है, जिससे इसका व्यापार ना हो सके। तो इसी के साथ ही नवंबर 2022 की जितने भी प्रमुख घटनाएं थी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी, उसे हमने कवर कर लिया है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 की। एक बात आपको चलते चलते बताना चाहूंगा कि जितना भी हम ये करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में या आपके सामने आता है, प्रोग्राम में कंटेंट आता है, इसका PDF आपके लिए मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपको वहां पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो दृष्टि इस चैनल पर इन डेप्थ आता है, इन न्यूज आता है, इन फोकस प्रोग्राम आता है, उसके लिए भी अलग अलग चैनल बने हुए हैं। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल, वहां पर उन प्रोग्राम के भी PDF आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।